नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग HPSC PGT हिंदी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो हुआ है आज 24 नवंबर को, उसकी आंसर की देखेंगे। और जो एस्टेट वाले बच्चे हैं, एस्टेट PGT हिंदी वाले, वो ध्यान से देखें क्योंकि आपके सिलेबस में NCERT है। अगर NCERT से प्रश्न बनते हैं तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो सबसे पहला प्रश्न है, बादल राग कविता में प्रयुक्त अंगना अंग शब्द का तात्पर्य क्या है? तो सही अर्थ हो जाएगा स्त्री शरीर। ठीक है। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन वर्ष क्या माना जाता है? तो जन्म हुआ था 1532 में और मृत्यु 1623 में। ऑप्शन नंबर वी सही आंसर हो जाएगा। आगे है, किसवी किसान आग पेट की पद में प्रयुक्त चेटकी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। तो अर्थ हो जाएगा बाजीगर। ठीक है, याद रखना है क्या है, बाजीगर। इस बार जो प्रश्न पूछे गए हैं, शब्द अर्थ पूछे गए हैं, जन्म मृत्यु पूछा गया है, रचनाओं के बारे में पूछा गया, विधा पूछी गई, काफ़ी इस तरीके के प्रश्न बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सुत वित्त नारी भवन परिवारा पंक्ति में प्रयुक्त वित्त शब्द का क्या अर्थ है? तो वित्त का अर्थ हो जाएगा धन। ठीक है। नेक्स्ट है, फिराक गोरखपुरी को उनकी कृति गुल्ले नगमा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला था। नेक्स्ट है, छठा क्वेश्चन है, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। यह विचार किसका है? तो ये विचार किसका हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, उमा शंकर जोशी की निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ उचित क्रम में सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है विसामो। ठीक है, विसामो है, ये क्या है? एक उपन्यास है। फिर है अविज्ञा। अविज्ञा एक एकांकी है। फिर सब यहाँ पर स्वप्न प्रयाण होना चाहिए था, तो रचना का नाम थोड़ा गलत लिखा है। ठीक है, ये क्या है? एक संपादन है। और सापना भारा एक कहानी है। तो इस तरीके से अगर हम मैच करेंगे DCAV, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा DCAB, मतलब विसामो क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है। अविज्ञा एकांकी है। स्वप्न प्रयाण ये है, ये क्या हो जाएगा? संपादन हो जाएगा। और सापना भारा एक कहानी है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा DCAV। नेक्स्ट है, उमा शंकर जोशी ने किन दो प्रख्यात ग्रंथों का संस्कृत से गुजराती में अनुवाद किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित। ठीक है, ये याद रखना है। क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित। नेक्स्ट है, महादेवी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन की मुख्य पात्र। भक्तिन का वास्तविक नाम ये तो सबको पता है, लक्ष्मण था। ठीक है, लेकिन वो अपना वास्तविक नाम शिपाती थी। आगे है 10वां क्वेश्चन, भक्तिन ने कुल कितने पैसे बचाकर रखे होते हैं जिनका गूढ़ रहस्योद्घाटन वह महादेवी के समक्ष करती है? तो कितने रुपए बचा कर रखे थे? 5 VC 5 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे है, भक्तिन संस्मरण में प्रयुक्त होरहा शब्द का क्या अर्थ है? तो हरे अनाजों का आग पर भुना हुआ रूप। ठीक है। आगे है, जनेंद्र कुमार का जन्म वर्ष कब हो जाएगा? कब से कब तक? 1905 से 1990 तक। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, जनेंद्र कुमार के उपन्यास त्यागपत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो त्याग पत्र का जो प्रकाशन था वो किस वर्ष हुआ था?
प्रश्न ये है, तो 1937 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है जिनेंद्र के बाजार दर्शन नामक निबंध में प्रयुक्त अकिंचित कर शब्द का तात्पर्य क्या है? तो अर्थहीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती की रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है कहनी अनकहनी एक निबंध है। कहनी अनकहनी एक निबंध है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है। ठंडा लोहा कविता है। ठीक है, मतलब काव्य संग्रह है। और अंधाधुन गीति नाटक है। इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं, VCDA आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 15वें के बाद 16वां प्रश्न है काले मेघा पानी दे रचना में लेखक किस नव स्थापित सभा का उपमंत्री बना था? तो कुमार सुधार सभा। ठीक है, नेक्स्ट है काले मेघा पानी दे रचना में सतिया शब्द का अर्थ तो स्वास्तिक चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म वर्ष क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 4 मार्च 1921। 4 मार्च आएगा यहाँ पर, 1921 सभी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे 18वां 19वां फणीश्वर नाथ रेणु रचित श्रुत अश्रुत पर्व किस विधा की रचना है? तो ये एक संस्मरण है। ठीक है, नेक्स्ट है पहलवान की ढोलक कहानी में दा गिड़दा ध्वनि से पहलवान को क्या स्पष्ट सुनाई पड़ रहा था? तो वाह बहादुर वाह। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21वां हजारी प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादन मंडल में सम्मिलित रहे? तो विश्व भारती ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 24 21 नंबर प्रश्न कहाँ गया? हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें से किस पत्रिका, हाँ 21वां हो गया, अब 22वां देखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध शिरीष के फूल उनके किस निबंध संग्रह से में संकलित है? तो यहाँ पर कल्पलता सही आंसर हो जाएगा। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध शिरीष के फूल में प्रयुक्त आर्गवद शब्द का अर्थ तो अमलतास का पुष्प हो जाएगा। आगे है शिरीष का फूल में प्रयुक्त निर्दलित शब्द का तात्पर्य भली भांति निचोड़ा हुआ। ठीक है, 24वां आगे 25 नंबर प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन वर्ष 1891 से 1956। 1891 से 1956। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रचित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ उचित सुमेलित करना है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923। ठीक है, द हिंदू वीमन 1965। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956। हु आर द शूदर्स 1946। तो इस तरीके से इसको मैच करना है। ठीक है, आगे है तो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी मतलब सी आएगा पहले, सी, उसके बाद ए, तो ऑप्शन नंबर वी में है। ठीक है, सी पहले। आगे है ये था 26वां 27वां प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मनुष्यों की क्षमता मुख्य 3 बातों पर निर्भर करती है, इनमें से असंगत
विकल्प कौन सा है? शारीरिक वंश परंपरा, मनुष्य के अपने प्रयत्न, सामाजिक उत्तराधिकार, ये है लेकिन बौद्धिक अभिक्षमता नहीं है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद संचार अनुभवों की साझेदारी है, यह अवधारणा किस विद्वान की है? तो बिल्बर श्रेम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संचार के क्षेत्र में जी टीवी और स्टार टीवी के मध्य अनुबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1993 में। आगे है 29-30 संचार और विकास नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध विद्वान के वक्तव्यों पर आधारित है? संचार और विकास, तो श्यामाचरण दुबे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कागज के आविष्कार का श्रेय चीन के किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो साई लुन। ठीक है, नेक्स्ट है माध्यम ही संदेश है, जब विचार किस संचार शास्त्री का है? तो मार्शल मैक्लुहान सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33वां, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, इस कथन के आलोक में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पूर्वाग्रही दृष्टिकोण आ जाएगा, बाकी सारे हैं असंगत, यही ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि तथ्यों की शुद्धता है, निष्पक्षता है, संतुलन है और वस्तुपरकता है। ठीक है, आगे है पत्रकारिता के विविध आयाम नामक अध्याय में पत्रकार की वैशाखियों में से संगत नहीं माना गया। सच्चाई है, निष्पक्षता है, संतुलन भी है, विचारधारा नहीं है, स्पष्टता आएगा। ठीक है, आगे है खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य और समाज को ताकत पहुंचाना है। यह विचार किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर रघुवीर सहाय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 36वां प्रश्न, भारत में सबसे पहले छापाखाना किस वर्ष और किस शहर में? तो 1556 गोवा में। ठीक है, आगे है टीवी में विभिन्न सूचनाएं कई चरणों में होकर दर्शकों तक पहुंचती हैं, इन चरणों का उचित अनुक्रम? तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर वाइट, फिर लाइव और फिर उसके बाद एंकर पैकेज होता है। ठीक है, आगे है वास्तविक रूप से इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है? 1983 से 2002 के मध्य। आगे है 38 39 इंदौर की नई दुनिया समूह ने हिंदी में नेट पत्रकारिता पोर्टल को किस नाम से आरंभ किया था? तो किस नाम से किया था? वेब दुनिया। नेक्स्ट है फीचर विधा का प्रसिद्ध आलेख विरहोरों का विलुप्त होना होता संसार के लेखक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी साईनाथ। नेक्स्ट है समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसी पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है, इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। तो यह इसमें यह विचार किसका है? ये महात्मा गांधी का विचार है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 42, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन? तो 1914। नेक्स्ट है नमक का दरोगा कहानी में प्रयुक्त बरकंदाजी शब्द किस भाषा का है तथा इसका अर्थ क्या है? तो फारसी भाषा का है, चौकीदार। ठीक है, मियां नसीरुद्दीन कहानी में प्रयुक्त मजमून शब्द का क्या अर्थ है तथा यह किस भाषा का है? तो इसका मजमून शब्द का अर्थ हो जाएगा मामला, जो कि अरबी भाषा से है। ठीक है, आगे है नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन, ये 1914 हो गया। ठीक है, 44 42
45वां क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग के दौरान सत्यजीत राय के समक्ष अप्पू के भूमिका के लिए ताजा ताजा बाल कटवाकर जो लड़का लाया जाता है, लड़का आता है, उसका नाम क्या था? लड़की थी टिया। आगे है, पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग के संदर्भ में 3 प्रसंगों के बारे में निर्देशक ने कहा है कि दर्शक पहचान नहीं पाए। इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि रेलगाड़ियों वाला भी था, काश के फूल भी अगले सीजन में मतलब सीन पूरा किया, भूलो कुत्ते की भी मृत्यु हो गई थी और मिठाई वाले की भी मृत्यु हो गई थी, श्रीनिवास की। तो इसमें सारे ही सीन ऐसे हैं। पथेर पंचाली प्रसंग में प्रयुक्त पुकर शब्द तो पोखर हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है 48वां क्वेश्चन, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने पर भी आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में लेखक ने किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है? तो वंग विच्छेद, बंगाल का विभाजन। शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध में प्रयुक्त पयमाल शब्द किस भाषा का है तथा इसका अर्थ क्या है? पयमाल शब्द तो किस भाषा का है ये पयमाल शब्द? सही आंसर हो जाएगा फारसी भाषा का दुर्घटनाग्रस्त। आगे है, शेखर जोशी की किस रचना पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ? तो दाजू इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 50-51, गलता लोहा कहानी में पंडित वंशीधर के उस यजमान का नाम क्या था जिसके यहाँ गणनाथ जाकर रुद्री पाठ करना चाहते थे? तो चंद्रदत्त ही इसका सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार हिंदी की अत्यंत प्रतिष्ठित पत्रिका कल्पना के संपादन मंडल से में कई वर्षों तक सम्मिलित रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण नाथ। आगे है, स्पीति में बारिश शीर्षक यात्रा वृतांत में प्रयुक्त दुंगशेन शब्द का तात्पर्य तो फूंक मारकर बजाए जाने वाला विशेष प्रकार का एक वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है, स्पीति में बारिश शीर्षक यात्रा वृतांत में लेखक ने किस विख्यात संस्कृत कवि का उल्लेख किया है? तो कालिदास का। रजनी पटकथा के अनुसार सिनेमा की दुनिया में जब अलग दृश्यों या छवियों को एक साथ इकट्ठा करके संयोजित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो मोन्टाज। इसका सही आंसर हो जाएगा मोन्टाज। नेक्स्ट है, लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती, असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार। तो ये मन्नू भंडारी का कथन है। आगे है 57, जामुन का पेड़ कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य सरकारी कार्यालयों के भ्रष्ट तौर तरीके और संवेदनहीन अमानवीय व्यवहार। जामुन का पेड़ रचना में गिरे हुए जामुन के पेड़ को किस विदेशी देश के प्रधानमंत्री? तो पिटोनिया राज्य। ठीक है। आगे, भारत माता लेख जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? 5वां अध्याय हरिभाऊ उपाध्याय ने अनुवाद किया है। नेक्स्ट है, भारत माता लेख में प्रयुक्त गिजा और जुज शब्दों के अर्थ इनमें से क्या है? तो गिजा होता है भोजन और जुज शब्द होता है खंड। ठीक है। आगे है, सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया? तो मधु वी योशी। नेक्स्ट है, सैयद हैदर रजा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक किस वर्ष मिला? तो 1948 में। नेक्स्ट है, कबीरदास के पद संतो देखत जग बोराना में प्रयुक्त डिम्ब धरी शब्द का अर्थ क्या है? तो दंभ करके आएगा इसका सही आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट है, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न को जाना पंक्ति में कबीरदास किस मर्म की ओर संकेत करते हैं? तो राम रहीम दोनों एक हैं। नेक्स्ट है, कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म वर्ष इनमें से कौन सा है? जन्म वर्ष पूछा है त्रिपाठी जी का, कविवर त्रिपाठी का, तो 1881 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन, पंडित रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? तो बानर पत्रिका। आगे है, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं पंक्ति में सानु शब्द का अर्थ समतल भूमि होता है। क्या होता है? समतल भूमि। आगे 68, कवित्री मीराबाई का संगत जीवन वर्ष चयनित कीजिए। तो 1498 से 1546। नेक्स्ट है, आरोह भाग 1 में चयनित मीराबाई के पद मीरा मुक्तावली से उद्धृत हैं। उक्त मुक्तावली का संपादन किसने किया है? तो नरोत्तम दास स्वामी ने। नेक्स्ट है, छाड़ी दई कुल की कानी पंक्ति में कानी शब्द का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? कुल की मर्यादा। कविवर पंत को मानव तुम सबसे सुंदरतम पंक्ति लिखने की मूल प्रेरणा कहाँ से मिली? तो अरविंद के मानवतावाद से मिली। ठीक है। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत की कविता में वे आंखें में वर्णित कृष्ण की गाय का क्या नाम था? तो उजरी था। ठीक है। नेक्स्ट है, वे आंखें कविता में कारकुनों की लाठी से पंक्ति में प्रयुक्त कारकुनों शब्द से क्या आशय है? तो जमींदार के कारिंदे। घर की याद कविता में लगे होंगे उन्हें हेटे पंक्ति में हेटे शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ होता है गौण, हीन। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना। 11:09 हो चुके हैं, मुझे पेपर लेट मिला और फिर अब वीडियो बना रही हूँ। चंपा काले काले ये कौन सा 74 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश के किस जनपद में हुआ? तो होशंगाबाद में। नेक्स्ट है, कवि त्रिलोचन का वास्तविक नाम? तो वासुदेव सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिलोचन को हिंदी में किस छंद को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? सोनेट। आगे है, ये कौन सा था? 78 नंबर क्वेश्चन, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता त्रिलोचन के किस कविता संग्रह में संकलित है? तो धरती कविता संग्रह। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार प्रयागराज के किस प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था से सक्रिय रूप से संबद्ध रहे? तो परिमल। तेरा निजाम है सिलदे जुवान शायर की पंक्ति के माध्यम से दुष्यंत किस प्रकार की मानसिकता को चुनौती दे रहे हैं? तो सत्ताधीशों की निरंकुशता की ओर। ठीक है। नेक्स्ट है 81, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो बहर शब्द का अर्थ पूछा गया है शंद है। नेक्स्ट है, कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ बहन होता है। आरोह भाग 1 में संकलित अक महादेवी के वचनों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। आगे है 83, खालिस्तानी चरमपंथियों ने कवि पाश की हत्या कब की? तो 1988 में।
सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई। तो इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा परिवर्तन की उत्कट कामना। नेक्स्ट है निर्मला पुतुल की कविता आओ मिलकर बचाएं मूल रूप से किस भाषा में है? संथाली भाषा में है। नेक्स्ट है 87 निर्मला पुतुल का जन्म वर्ष क्या है? तो 1972। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ मिलाना है। तो आरती और अंगारे, ठीक है, कब प्रकाशित हुई? मधुबाला, मधु कलश, मधुशाला। तो इसका CADV सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 2 रचनाएं 1938 में ही हैं, ठीक है। एक मधुबाला और एक मधु कलश 1938 में है, मधुशाला 1935 में। तो आरती और अंगारे 1958 हो जाएगा। आगे है 88 आत्म परिचय कविता की अधोलिखित विरोधाभासी पदों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो रोदन में आग, राग, उन्मादों में अवसाद, शीतलवाणी में आग। तो यहाँ पर दीवानों सा बेश सही आंसर है। नेक्स्ट है बच्चे प्रत्याशा में होंगे पंक्ति में प्रत्याशा शब्द आस या भरोसा। नेक्स्ट है ब्रूनो की बेटियां इनमें से किसकी रचना है? तो ये आलोक धनवा की रचना है। नेक्स्ट है 92 आलोक धनवा की कविता पतंग का कौन सा भाग रोह भाग 2 के पाठ्यक्रम में संकलित है? तो तीसरा। कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों। कुंवर नारायण की रचनाओं की उनकी विधाओं से मिलाना है, ठीक है। तो आज और आज से पहले समीक्षा है, आत्मजयी प्रबंध काव्य है, परिवेश हम तुम काव्य संग्रह है, और आकारों का की आसपास के आसपास ये एक कहानी है। तो BDAC ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कुंवर नारायण की बात सीधी पर कविता में प्रयुक्त मुहावरों को मिलाना है। तो बात की पेंच खोलना मतलब बात को सहज और स्पष्ट करना, बात का बन जाना, बात का पकड़ में आ जाना, बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन होना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में ना आना। तो यहाँ ध्यान रखना ये इसके साथ है। बात की चूड़ी मर जाना, प्रभावहीन हो जाना, बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का उचित सामंजस्य, बात की पेंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना। तो ऐसे करके इसका सही मिलान BDAC हो जाएगा। BDAC गड़बड़ हो गई। बात की पेंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना, बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का उचित सामंजस्य, बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन होना, शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में न आना। तो लास्ट में BADC लास्ट में C एक के ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे है रघुवीर सहाय अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में सम्मिलित थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सप्तक, ठीक है। नेक्स्ट है
आगे है BADC, इसका सही आंसर ना यही आएगा। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक 1951। और रघुवीर सहाय का जीवन काल पूछा गया है तो 1929 से 1990 है। और यहाँ ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं, दूसरा क्वेश्चन हो गया जो डाउट में है। ठीक है, 1929 से 1990, 1927 से 90 दे रखा है, 29 से 1900 दे रखा है। तो आगे है निम्नलिखित साहित्यकारों में से कौन स्वयं को हिंदी उर्दू का दोआब मानता था? तो शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन, तो शंख आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन है निराला के प्रसिद्ध बादल राग कविता उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो अनामिका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे भाई 100 क्वेश्चन HPSC PGT हिंदी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आंसर की। एस्टेट वालों के लिए हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि NCERT आपके सिलेबस में है, तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास हेल्पफुल लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।